हिंदुओं पर अत्याचार, उनके मंदिरों पर हमला जो हो रहा है, उसको लेकर भारत में काफी विरोध जताया जा रहा है। तो वही मंदिर और मस्जिद की जो हवा की बयार है वो काफी तेज हो चुकी है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या इन सब मुद्दों के साथ वाकई में हम 2047 तक विकसित हो पाएंगे? इसी सब मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अतहल जमा लारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है। एक सवाल आपसे शुरुआत करेंगे कि जो इन दिनों बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके विरोध में भारत में लोग सड़कों पे आ रहे हैं, तो इसके इस सवाल पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं भी जुल्म, ज्यादती और अत्याचार हो, अगर बांग्लादेश में भी हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर जुल्म, ज्यादती, अत्याचार हो रही है तो उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और इस तरीके की हरकत कहीं भी किसी भी मुल्क में किसी भी अल्पसंख्यक के साथ नहीं होना चाहिए। अगर वो अल्पसंख्यक है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको दबा के और उसके ऊपर जुल्म और ज्यादती करके उसको रखा जाए। और जहाँ तक सवाल है, और बांग्लादेश को तो हिंदुस्तान नहीं बनवाया, इंदिरा गांधी ने अपनी सेना भेज करके जो है अलग कराया था पाकिस्तान से। और आज जो सरकार हमारी है देश में, नरेंद्र मोदी जी को, तो इनको तो उसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए। वो ना मणिपुर में बोल रहे हैं ना बांग्लादेश के ऊपर बोल रहे हैं। और बांग्लादेश के ऊपर उनको तो सख्ती से वहाँ के दूतावास से या वहाँ के जो सदर हैं उनको, यूनुस साहब, उनसे सख्त तरीन लहजे में बात करनी चाहिए और वहाँ का दूतावास बंद कर देना चाहिए, अपने राजदूत को वापस बुला लेना चाहिए। और जब तक सख्ती नहीं दिखाएंगे तो ये जुल्म ज्यादती होती रहेगी। खामोश रहेंगे तो जैसे हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है, उसी तरीके से बांग्लादेश में भी जुल्म ज्यादती होती रहेगी और ये लोग बोलने के लिए तैयार नहीं। इन दिनों यूपी कॉलेज का मामला काफी चर्चित रहा है, मजार का। वहाँ पे जो है छात्र जाकर के वहाँ पे झंडा फहराते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। ये सारी चीजें किस हद तक सही है? देखिए, ये यूपी कॉलेज की आज की बात बता रही हैं। और अभी देखिए बहराइच में क्या होता, किसी के घर पे जाके झंडा फहराया गया, मस्जिद के सामने किस तरह से नंगी गंदी गालियां दी गई। और कितने मज़ारों और मस्जिदों पे आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे फोटो देखा होगा कि ये भगवा झंडा ये फहरा के उत्तेजना पैदा करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि देश में अमन अमान रहे। ऐसी उत्तेजना पैदा कर दी जाए कि दो बंटवारा हो जाए हिंदू मुसलमान की। और कुछ सांप्रदायिक ताकतें हैं जो ये भगवा ब्रिगेड है, जो इस तरीके जो संगठन बना लिए हैं, तमाम सैकड़ों संगठन उन्होंने बना लिया है और ये बना करके देश के अमन और अमान को बर्बाद करना चाहते हैं। और इस तरीके से ये विकसित भारत नहीं बना पाएंगे, देश तरक्की नहीं कर पाएगा और देश रसातल में जाएगा। ये जो हरकतें हो रही हैं आज, जिस तरीके से हर मस्जिद के नीचे मंदिर, और ये हर जिले में ढूंढा जाएगा। अब बनारस में देख लीजिए कितनी मस्जिदों के ऊपर दावा कर रहे हैं। आप जौनपुर में चले जाइए, आप गिनती का गिनाएंगे तो हजारों मस्जिदें ऐसी हैं जिसपे बस इनके भगवान उसी के नीचे हैं, उसी में मंदिर है, चाहे वो ताजमहल हो चाहे कुतुब मीनार हो। अरे भाई ठीक है, ताजमहल को तोड़वा दो, चलो हम भी चल रहे, ताजमहल को तोड़ो, हिम्मत है तोड़ने की? अरबों करोड़ों रुपया कमाते हो ताजमहल से, तुम्हारी हिम्मत है? चलो उसको तोड़ो, निकालो, उसमें जो है शिवलिंग है, तो हम भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं। तो अब हर मस्जिद में, हर ताजमहल में, हर जगह जो है इनको जो है मंदिर दिखाई दे रहा है। और इसकी जड़ में जो है वो सिर्फ हमारे पूर्व CGI हैं, जो उन्होंने ज्ञानवापी के सर्वे का आदेश दिया और जिसका नतीजा ये है कि किसी भी कोर्ट में जाइए। आदेश तो ज्ञानवापी का सिर्फ दिया था उन्होंने। हाँ, आदेश तो ज्ञानवापी का दिया था सिर्फ उन्होंने। अच्छा, आदेश एक ही होता है तो वही नजीर बनती है ना। अगर कत्ल के मुकदमों में कोई बात बता करके, धारा बता करके उसको छूट दिया जाता है तो नजीर बनती है। वही सुप्रीम कोर्ट से लेके, हाई कोर्ट से लेके निचली अदालत तक पेश किया जाता है। तो उसी को नजीर बना के ना, कि सुप्रीम कोर्ट के CGI ने कि 3 लोगों की बेंच ने आदेश दिया कि जो है सर्वे हो सकता है, तो उसी को नजीर बना करके अब नीचे की अदालतें तो बैठी हुई है कि भैया एप्लीकेशन ले आओ, लाओ, कहाँ हो तुम लोग, ले आओ हर मस्जिद के बारे में एप्लीकेशन, तत्काल जो है आदेश देंगे, तत्काल सर्वे कराएंगे। तो अदालतें बैठी हुई हैं, जज साहबान लोग बैठे हुए हैं। कल आपने एक जज साहब की बात सुनी, इलाहाबाद के चीफ जस्टिस शेखर यादव का, कितनी घटिया बात कर रहे हैं। एक जज जो वर्तमान में है मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके से वो जहर उगल रहे हैं, इस तरीके से जो है वो
कठमुल्ला शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरीके से कह रहे हैं कि बहुमत के आधार पे बहुसंख्यकों के इच्छा अनुसार ही सरकार चलनी चाहिए। आज आप हिंदुस्तान में बहुसंख्यक हैं, उस हिसाब से सरकार चला लेंगे तो कल बांग्लादेश में क्या होगा, अमेरिका में क्या होगा, कनाडा में क्या होगा, अफगानिस्तान में क्या होगा, लंका में क्या होगा, नेपाल में क्या होगा। बहुमत के आधार पर सरकार चलनी चाहिए। एक जज इस तरीके का बयान दे रहे हैं, वो जज साहब कहां से क्या पढ़े हैं, जिनके दिल में एक समाज के प्रति इतनी घृणा है, इतनी नफरत है, और वो भी एक सांप्रदायिक संगठन के बुलावे पे वहां जाते हैं और स्पीच देते हैं, और उस संगठन को और हिंदूवादी ताकतों को खुश करने के लिए एक वर्ग के खिलाफ जहर अफसानी कर रहे हैं। ऐसे जज साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। उनको जो है, उनका जो भी आज तक उन्होंने फैसला दिया है उसकी समीक्षा होनी चाहिए और उनके फैसलों पर रोक लगनी चाहिए। वही सीएम साहब ने भी बयान दिया है, डीएनए काफी वायरल चल रहा है उनका, और इस पे सत्ता विपक्ष के लोग भी काफी चर्चित में आ रहे हैं, काफी बयानबाजी कर रहे हैं कि जो संभल में हुआ और जो बांग्लादेश में हुआ दोनों का डीएनए सेम है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो उनकी इंक्वायरी बैठी हुई है, जांच कमीशन बैठी हुई है, अभी तो कोई रिपोर्ट आई नहीं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी को कैसे पता चल गया कि सबका डीएनए एक है? वो तो पूरे देश के मुसलमानों का एक डीएनए बता देंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी तो भाई उनको संत हैं, उनको ज्ञान कहीं से मिलता होगा, तो उनको ज्ञान मिला होगा। अभी तो तमाम तरीके की बातें होंगी, तमाम तरीके की बातें होंगी। अब तो देखिए हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जाने लगा ना, तो तरह तरह के वहां पे पाकिस्तानी कारतूस भी मिल जा रहा है, खोखा मिल जा रहा है। तो ये किसकी लापरवाही है? अगर हमारे घर में चोरी होती है तो जो मुखिया है उसकी न लापरवाही है कि हमारे घर में चोरी कैसे होगी मुखिया के रहते हुए। या तो मुखिया मिला हुआ है चोरों से, दो ही हाल में चोरी हो सकती है, या तो मिला है या तो लापरवाह है। तो कारतूस कैसे आ गए? आज कारतूस मिले हैं, वहां पे लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है ये कारतूस ढूंढने के लिए। कल हो सकता है रॉकेट लॉन्चर मिल जाए, किसी के घर में रॉकेट लॉन्चर भी दिखा दें किसी मुस्लिम के घर में। और जो ये जांच आयोग बना है, मैंने पहले भी कहा है, आज भी मैं कह रहा हूं कि कहीं से इसकी निष्पक्ष जांच नहीं होगा। हमको इस आयोग पे कतई भरोसा नहीं है। हम बराबर मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज के द्वारा बनाया हुआ आयोग, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ही लोग रहें, और उस आयोग से जांच होगी तब दूध का दूध पानी होगा। नहीं तो इसके पहले जितने भी दंगे हुए हैं, हर दंगे में मुसलमानों को दोषी ठहराया गया है। इस दंगे मतलब आप कह रहे हैं कि न्यायालय पर भी भरोसा नहीं है? ये न्यायालय क्या है? ये तो आयोग बनाए हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया है ना, उन्होंने अपने लोगों को रखा है। हाँ, तो उस पर हम कैसे भरोसा कर देंगे? आप आई बताइए, ये मंगेश यादव की हत्या हुई थी, क्या कहा गया था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला है? कितनी गोलियां उसको मारी गई हैं? क्या कहा गया था? इनकाउंटर दिखाया गया था ना, और नजदीक से गोली मारी गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। अभी वहां के लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। ये कहा जा रहा है कि देसी तमंचे से गोली चली है। पुलिस जब भी इनकाउंटर करने जाती है ना, तो एक सरकारी असला भी रखती है और एक गैर सरकारी असला भी रखती है। हम लोग बहुत जमाने से मतलब आप कहना चाहते हैं कि न्यायालय भी अब निजीकरण हो चुका है? देखिए, न्यायालय भी कहीं ना कहीं दबाव में है, पुलिस वाले भी दबाव में है, प्रशासन भी कहीं ना कहीं दबाव में है। और अक्सर देखिए मुठभेड़ जब होता है ना, तो पुलिस के पैर में भी एक गोली लगती है। जो कई मुठभेड़ हो जाता है तो पुलिस के पैर में भी गोली लगती है। वो जो है असलहा जो है अवैध असलहे से गोली लगती है। तो पुलिस वाले लोग अक्सर अपने साथ जो है सरकारी के साथ साथ गैर सरकारी भी रखते हैं कि कब क्या जरूरत पड़ जाए। और आज इसी सब को छिपाने के लिए जो संभल में हुआ है, ये कहा जा रहा है कि वो आपस में लड़ गए और फलां लड़ गए, और इस तरीके की बातें जो है की जा रही हैं, ये सब छिपाने के लिए, इसलिए विपक्षी लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा। सारे तथ्य को मिटा दिया जाए, सबूत मिटा दिए जाए और एक वर्ग को दोषी ठहरा दिया जाए, इसीलिए सब ये हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जो ये सब मुद्दों की हवाएं चले, जो जाति के हिंदू मुस्लिम की जो हवाएं चल रही, इसमें क्या वाकई में ये जो मुद्दे इसके साथ 2027 तक विकसित के रूप में जाने चाहेंगे हम लोग? कैसे हम विकसित हो जाएंगे भाई? हम तो पीछे जा रहे हैं, हर चीज में तो पीछे। आप डीजीपी उठा के देख लीजिए, सब चीज उठा के देख लीजिए।
हर जगह हर ग्रोथ को उठा के देख लीजिए, और भड़काने के लिए कहा जाएगा कि मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, ये और एक कौन सी इनकी रिपोर्ट है, कोई जनगणना हुई नहीं, जनगणना ना हो, दलितों पिछड़ों को नौकरी ना मिले, इसलिए जो है तमाम प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है। जब प्राइवेट नौकरी रहेगी, सरकारी नौकरी नहीं रहेगी, तो किसी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये तमाम चीजें जानबूझ के की जा रही हैं। यह विकसित भारत की बात हो रही है। सरकार कहती है कि अब 2047 तक सत्ता में रहेंगे, भाजपा कहती है। क्यों कहती है? इसलिए कि ईवीएम इनके पास है, ईवीएम चुनाव आयोग इनके साथ है, तमाम संस्थाएं जो है इनके साथ है, मिली हुई है, और इसी बलबूते पे कहा जाता है कि 2047 तक हम हुकूमत पर रहेंगे। आज ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो भाजपा जो है सड़क पे आ जाएगी। जैसे हरियाणा में जीत लिया और जिस तरह से महाराष्ट्र में जीते हैं, गांव के लोग कह रहे हैं कि हमने वोट नहीं दिया, हमने भाजपा को वोट नहीं दिया, तो वोट कैसे मिला? तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसी ताकत, इसी बदौलत कहा जा रहा है कि हम 47 तक सत्ता में रहेंगे, और जो विश्व गुरु बनने का सपना है, जो दंगे फसाद होंगे, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जाएगा, तो हम विश्व गुरु बन पाएंगे, हम तरक्की कर पाएंगे। हमारी कितनी बदनामी हो रही है पूरे विदेशों में, क्या क्या नहीं कहा जा रहा है। अडानी का मुद्दा उठा दीजिए तो आप जेल में चले जाएंगे, आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, आपको देशद्रोही कहा जाएगा, आपको कहा जाएगा कि आप जो है विदेशी दूसरे लोगों से मिले हुए, विदेशियों से मिले हुए हैं। तो इस तरीके की बातें इसलिए हो रही हैं कि हमारा ध्यान महंगाई पर न जाए, छात्र अपनी बात न कर सके, रोटी रोजी न मांग सके, नौकरी न मांग सके, शिक्षा दवाई की बात न हो, पढ़ाई शिक्षा दवाई की बात न हो। आज हॉस्पिटलों की क्या स्थिति है? आज छात्रों के ऊपर बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश में किस तरह से लाठीचार्ज हुआ, कितना पेपर लीक हुआ, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनकी आमदनी लागत उनको नहीं मिल पा रही है, वो आंदोलन कर रहे हैं तो उनको पाकिस्तानी और खालिस्तानी कहा जा रहा है। तो जब कोई आंदोलन करेगा तो कोई माओवादी कहा जाएगा, नक्सलवादी कहा जाएगा, आतंकवादी कहा जाएगा, तमाम तरीके की लक़ब से उनको नवाज दिया जाएगा। ये सरकार कतई नहीं चाहती है कि भारत विकसित राष्ट्र बने। भारत बस हिंदू मुसलमान में उलझा रहा है, मस्जिद में उलझा रहा है। एक धर्म की अफीम अंधभक्तों को ऐसा खिला दिया गया है कि वो बस उसी में नशे में रहते हैं, नौकरी रोजी रोटी की वो बात कर ही नहीं सकते। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सत्ता के लिए धर्म की अफीम दिया जा रहा है? और क्या लिए दिया जा रहा है भाई? इसीलिए तो दिया जा रहा है ना। हिंदू मुस्लिम हो, आप बस अफीम की गोली खा के सोए रहो, अपने अधिकार की हक की बात मत करो, रोजी रोटी की बात मत करो, इस तरीके की कोई चर्चा न हो, बेरोजगारी भ्रष्टाचार दवाई की बात न हो, इसीलिए सब किया जा रहा है ना। और काहे लिए किया जा रहा है? सत्ता में बने रहने के लिए, ताकि जनता कहीं उत्तेजित ना हो, उग्र ना हो, बगावत ना कर दे, सड़कों पर ना आ जाए, इसलिए उनको ठंडा करने के लिए इस तरीके के हरबे। एक सवाल ये है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमला होते हैं उसको लेकर के भारत में लोग जगह जगह सड़कों पे आ जा रहे हैं, पुतला भी फूका जा रहा है, आए दिन ज्ञापन दिया जा रहा है, लेकिन बिहार में जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, इसके पहले इलाहाबाद में हुआ, तो उसके लिए लोग सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे हैं? अब बताइए, बिहार में सरकार किसकी है? एनडीए की है, भाजपा की है। उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? भाजपा की है। तो जब छात्रों के ऊपर जुल्म हुआ तो हम तमाम लोगों ने तो आवाज बुलंद किया, लेकिन भाजपा के लोग तो बिल में घुस गए। छात्रों की बात आ जाएगी, किसानों की बात आ जाएगी, तो ये कहीं आवाज बुलंद नहीं करेंगे, ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, बल्कि उनका दमन करेंगे। बिहार में जैसे छात्रों का दमन हो रहा है, यहाँ पे भी दमन हुआ, लेकिन आखिरकार उनको झुकना पड़ा और छात्रों की मांगनी पड़ी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये लोग इस मुद्दे पे नहीं करेंगे, ये संदेश खाली चले जाएंगे, वहां पे दंगा फसाद करेंगे, वहां पे अगर कुछ होगा तो ये अपने यहाँ किसी को नहीं जाने देंगे। अगर संदेश खाली से लेके जहाँ अपोजिशन की सरकारें कोई घटना घटित हो जाती है तो भाजपा के लोग क्या नहीं करते हैं, कितना हुड़दंग बचाते हैं, लेकिन वही इनकी हुकूमतों में अगर कोई बात हो जाती है तो अपोजिशन के जाने पर रोक लगा दिया जाता है। अगर पार्लियामेंट में विधानसभा में सवाल किया जाएगा तो उनको निकाल के बाहर कर दिया जाता है। एक सवाल ये है कि जहाँ हर चीजें निजीकरण किया जा रहा है, रेलवे से लेके तमाम चीजें, वहीं अब बिजली विभाग की भी बारी है। तो आज का जो दिन है, बिजली विभाग के जितने भी कर्मचारी वो काला कपड़ा बांध के अपना काम करेंगे। अब इस लोकतंत्र में क्या करेंगे? सड़क पे निकलेंगे तो लाठी खाएंगे, गोली खाएंगे,
बंद होंगे, इसलिए एक खामोशी से एहतजाज कर रहे हैं काला कपड़ा पहन करके। ये हमको संविधान, हमको हमारे लोकतंत्र में हमको ये आज़ादी दी गई है, तो वो अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। और सब प्राइवेट इसलिए किया जा रहा है कि दलितों पिछड़ों को नौकरी ना मिल सके, सब प्राइवेट हो जाएगा। तो प्राइवेट में तो कहीं नौकरी है नहीं, सरकारी नौकरी है, तो सरकारी नौकरी में जो कुछ आरक्षण के नाम पे हमको नौकरी मिल जाती है वो सब खत्म हो जाएगा। तो इसको दलित और पिछड़े आदिवासियों को समझना होगा कि हमारे साथ कौन सी साजिश हो रही है। सबको ये हिंदू कहते हैं, लेकिन नौकरी देने के बाद ये अलग अलग लोगों को बांट देते हैं। लेकिन दलित और पिछड़े लोग भी तो हिंदू के कैटेगरी में आते हैं, और जो है कि देश हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है। तो कहीं एक गांव को पहले हिंदू राष्ट्र बना लें, कोई एक जिला को हिंदू राष्ट्र बना लें, और पहले ये तो खाका ये तो बताएं कि हिंदू राष्ट्र में क्या क्या होगा। मुसलमान दूसरे नंबर का शहरी होगा, या उसके स्थान क्या होगा, अल्पसंख्यकों को क्या दर्जा रहेगा, ये पहले कोई लाइन है। खाली हिंदू राष्ट्र थोड़ा हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र में क्या 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 प्राविधान होगा, कैसा उसका जो है घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो यानी संविधान कैसा होगा, क्या बातें होंगी, किस तरीके के अधिकार दिए जाएंगे, वो पहले सामने लाएं, फिर हिंदू राष्ट्र की बात करें। और हिंदू राष्ट्र तो एक जिले से शुरू करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। हुए थे अतल जमाल आरी जी। तमाम मुद्दे थे, लेकिन जो सवाल है वो अभी भी सवाल बन के रह गया कि इन सब मुद्दों के साथ वाकई में हम विकसित के रूप में जाने जाएंगे। शहरी जन की आवाज, नौकरी समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।